सीरिया की इस सिचुएशन में इसकी लोकेशन का बहुत बड़ा हाथ है, इसलिए इसकी लोकेशन को समझना बहुत ज़रूरी है। इसके नॉर्थ साइड पे टर्की है जो कि नेटो का मेंबर है, और साउथ में जॉर्डन और इजराइल जो कि मिडिल ईस्ट के सबसे सेंसिटिव रीजन हैं। वेस्ट में लेबनान और मेडिटेरियन सी, और ईस्ट साइड पर इराक है जो कि खुद भी एक टर्बुलेंट कंट्री है। अब इसकी लोकेशन इसके लिए टेंशन का बायस क्यों है, इसका पता आपको आगे जाके चल जाएगा। लेकिन यहाँ जो सिविल वॉर शुरू हुई थी उसकी वजह थी एक 14 साल का लड़का मुआविया सियासने, जो कि सीरिया के एक शहर दारा में रहता था। इसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर दीवार पर एक एंटी गवर्नमेंट स्लोगन लिख दिया जिसमें लिखा था योर टर्न इज कमिंग डॉक्टर। बशर अल असद जो कि सीरिया के प्रेसिडेंट थे, उनको डॉक्टर असद के नाम से भी बुलाया जाता था। इस इंसिडेंट के बाद जब अथॉरिटीज ने इन बच्चों को अरेस्ट करके टॉर्चर किया तो उनके घर वाले और पूरी कम्युनिटी प्रोटेस्ट करने निकल पड़े। अब शुरू में तो ये प्रोटेस्ट काफी पीसफुल तरीके से किए जा रहे थे, लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी जो अथॉरिटीज थी वो बच्चों को छोड़ने पर राजी नहीं थी। अब वक्त गुजरने के साथ साथ दारा में जो हो रहा था इसकी खबरें सीरिया की दूसरी सिटीज तक भी पहुंचने लगी और वहां भी लोग प्रोटेस्ट करने लग पड़े। इस सिचुएशन को देखते हुए गवर्नमेंट ने ये फैसला किया कि बच्चों को अब छोड़ देना चाहिए, वरना हालात मजीद खराब हो सकते हैं। अब जब बच्चे बाहर आए तो उनकी कमजोरी और उनकी हालत देखकर लोगों को और भी गुस्सा आया, और जब उन्होंने अपने बारे में बताया कि उनके साथ वहाँ ये सलूक किया गया तो ये देखकर लोगों ने और भी बड़े स्केल पर प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। अब ये जो हालात इतनी तेजी से बदल रहे थे, जिसमें एक छोटा सा इंसिडेंट बड़े बड़े दंगों में बदल गया, इसकी एक्चुअल वजह कुछ और थी। देखिए, सीरिया में जो पॉपुलेशन है उनमें 74% सुन्नी मुस्लिम्स की है और 16% शिया मुस्लिम्स की। लेकिन सुन्नी मुस्लिम्स की मेजोरिटी में होने के बाद भी गवर्नमेंट जो है वो शिया मुस्लिम्स की है, और बशर अल असद जो कि सीरिया के प्रेसिडेंट थे, जो कि अब नहीं रहे, वो रूल कर रहे थे। लेकिन सवाल यहाँ पे ये आता है कि सुन्नी मुस्लिम्स की मेजोरिटी में होने के बावजूद भी गवर्नमेंट है वो शिया मुस्लिम्स की क्यों है? तो इसकी शुरुआत हुई थी 13 नवंबर 1970 को, जब बशर अल असद के फादर हाफिज अल असद जो कि सीरियन एयरफोर्स के कमांडर भी थे और आर्मी में भी इनका काफी स्ट्रॉन्ग होल्ड था, उन्होंने पिछली हुकूमत को बर्खास्त करके खुद को सीरिया का प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया। और प्रेसिडेंट बनने के फौरन बाद मिलिट्री और इंटेलिजेंस फोर्सेस का इस्तेमाल पूरी तरीके से अपने हाथों में ले लिया, जिसकी मदद से इन्होंने अपने रूल्स बनाए और अपोजिशन को तकरीबन खत्म कर दिया। ये 30 साल तक हुकूमत करते हैं और फिर साल 2000 में दुनिया से चले जाते हैं, और इनके बाद इनके बेटे बशर अल असद सीरिया के प्रेसिडेंट बनते हैं। अब इनके आने के बाद जो आवाम थी उनको ये उम्मीद थी कि शायद ये हमारे बारे में सोचेंगे और हमारा ख्याल करेंगे, लेकिन इन्होंने भी अपने फादर के रूल्स को ही कंटिन्यू किया। अब इस डिक्टेटरशिप की वजह से लोग बहुत ज्यादा परेशान थे, और साथ ही साथ सीरिया की इकोनॉमिकल कंडीशन भी बहुत खराब होने लगी थी, और पॉवर्टी की वजह से लोगों के हालात बद से बदतरीन होते जा रहे थे। और इस सिचुएशन के दौरान सीरिया के जो नेबर कंट्रीज थी जहाँ पर डिक्टेटरशिप थी, जैसे कि जॉर्डन, यमन, इजिप्ट, लीबिया, टूनिशिया, वहाँ पर अरब स्प्रिंग चल रही थी, जिसमें लोग डिक्टेटरशिप के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे और फ्रीडम की डिमांड कर रहे थे। और ये कोई आम प्रोटेस्ट नहीं थे, बल्कि काफी इम्पैक्टफुल प्रोटेस्ट थे। और इन कंट्रीज में जो चल रहा था, रेडियो, टीवी, न्यूज और सोशल मीडिया के थ्रू सीरिया की आवाम तक भी खबरें पहुंच रही थी। अब जो बशर अल असद थे उनको ये डर था कि बाकी कंट्रीज में जो हो रहा है यहाँ भी ना शुरू हो जाए, इसलिए उन्होंने अपनी आर्मी को एक्टिव रखा ताकि छोटे से छोटे मूव को भी इग्नोर न किया जा सके। लेकिन उस वक्त उनको ये अंदाजा नहीं था कि अब आगे होने क्या वाला है। और फिर इस तरह एक 14 साल का लड़का सीरिया सिविल वॉर की शुरुआत का बायस बना। लेकिन आज तकरीबन 13 साल बाद ऐसा क्या हो गया कि सिर्फ 13 दिन के अंदर अंदर बशर अल असद को मुल्क छोड़कर भागना पड़ा। इसके लिए ये समझना पड़ेगा कि इस इंसिडेंट से पहले सीरिया में हो क्या रहा था। देखिए, ये तो आपको अब तक पता चल ही चुका होगा कि सीरिया एक बैटल फील्ड बना हुआ था जहाँ पर डिफरेंट कंट्रीज और ग्रुप्स के दरमियान वॉर छिड़ी हुई थी, जिसमें जो ईरान और रशिया थे वो बशर अल असद और उसकी आर्मी को सपोर्ट कर रहे थे, और जो भी इनके खिलाफ आवाज उठाता था उन्हें बागी डिक्लेयर कर दिया जाता था। इसी वजह से वहाँ बहुत सारे रिबेल ग्रुप्स भी थे, लेकिन उनमें जो टॉप के ग्रुप्स थे उनमें से हयात ताहिर शाम, जिसे HTS भी कहा जाता है, जिनके लीडर अबू मोहम्मद अल जुलानी हैं, जो कि अल कायदा के साथ भी काम कर चुके हैं। उसके बाद फ्री सीरियन आर्मी, अहर अल शाम और जैश अल इस्लाम वगैरह। इसके अलावा कुर्दिश फोर्सेस जो कि अपनी आइडियोलॉजी और फ्रीडम के लिए लड़ रहे थे, और आइसिस जो कि खिलाफत बनाने की कोशिश में था। साल 2011 में सीरिया में सिविल वॉर का आगाज हुआ और बशर अल असद की हुकूमत के खिलाफ लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू किए। दारा से शुरू होने वाले ये प्रोटेस्ट धीरे धीरे पूरे मुल्क में फैल गया। 2012 तक सीरिया में मुख्तलिफ रिबेल ग्रुप्स ने असद की फोर्सेस के खिलाफ जंग शुरू कर दी, और 2015 में रशिया ने असद की मदद के लिए अपने मिलिट्री फोर्सेस सीरिया में भेज दी। रशिया की एयर स्ट्राइक्स और ग्राउंड सपोर्ट ने असद की फोर्सेस को वापस कंट्रोल हासिल करने में काफी मदद दी, मगर इस जंग ने सीरिया को तबाह कर दिया। एक सर्वे के अकॉर्डिंग 2011 से लेकर अब तक सीरिया में 6 लाख से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, और ये भी कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं है, एक्चुअल नंबर तो इससे बहुत बड़ा है। फिर 2018 तक असद की फोर्सेस ने आइसिस को सीरिया के अक्सर हिस्सों से निकाल दिया, मगर सीरिया तब भी डिफरेंट रिबेल ग्रुप्स के कंट्रोल में था। 2020 में HTS यानी हयात ताहिर शाम ने अपनी ताकत को मजीद बढ़ाया और मुख्तलिफ हिस्सों पर कब्जा कर लिया। अब आपको ये पता चलेगा कि किस तरह 13 दिनों के अंदर अंदर असद की हुकूमत को गिराया गया। 2024 के शुरू में सीरिया के हालात काफी टेंशन में थे। अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी की वजह से लोग बहुत ज्यादा तंग आ चुके थे। फिर प्रोटेस्टर्स ने सीरिया के मुख्तलिफ शहरों में कब्जा करना शुरू कर दिया। दमस्कस, इदलिब, हमा, होम्स और अलेपो जैसे शहरों में लोगों ने
نے قبضہ کرنا شروع کیا۔ اس انسیڈنٹ میں انٹرسٹنگ پارٹ یہ تھا کہ سیرین آرمی کے کچھ حصے نے اسد کے خلاف بغاوت کرنا شروع کر دی تھی اور وہ اپوزیشن کے ساتھ کھڑے ہو گئے تھے۔ انٹرنیشنل کمیونٹی بھی اس معاملے میں انوالو ہو گئی۔ UN کے سیکرٹری جنرل نے کہا کہ پیسفلی اس معاملے کو ہینڈل کیا جائے اور مزید وائلنس نہ پھیلایا جائے۔ اس طرح اسد کے ساتھ کھڑے ہونے والوں نے بھی اسے سپورٹ دینا چھوڑ دیا۔ ویسے تو رشیا نے انیشلی اسد کو کافی سپورٹ کیا، مگر اب رشیا نے بھی اپنے ڈپلومیٹس کو سیریا سے واپس بلا لیا اور اسد کو اکیلا چھوڑ دیا۔ اسد نے جب دیکھا کہ اس کی فورسز اس کا ساتھ چھوڑ رہی ہیں تو اس نے سیکریٹلی اپنی فیملی کو سیریا سے نکالنے کا انتظام کیا اور رشیا بھجوا دیا، اور فائنلی حالات اتنے بگڑ گئے کہ اسد کو خود بھی سیریا چھوڑ کر جانا پڑا۔ اس وقت ڈماسکس پر HTS کا قبضہ ہے اور اسد کی حکومت ختم ہو چکی ہے۔ HTS کا فیوچر اب سیریا کے نئے پولیٹیکل لینڈسکیپ میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اس گروپ نے اپنی امیج کو بہتر بنانے کی کوشش کی ہے اور اپنے آپ کو ایک پریگمیٹک آلٹرنیٹیو کے طور پر پیش کیا، مگر HTS کے لیڈر ابو محمد الجولانی کا ایکسٹریمسٹ پاسٹ ابھی بھی لوگوں کے ذہن میں ہے۔ اب آگے کیا ہوگا اس کا اندازہ ابھی نہیں لگایا جا سکتا، کیونکہ حالات بہت تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں، اور شاید جب آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو تب بھی حالات کچھ اور ہوں، کچھ کہہ نہیں سکتے۔